पृथ्वी के धरातल के रूप में बदलने वाले कारक बाह्य कारक। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे धरातल के रूप में बदलने वाले आंतरिक कारक, बाह्य कारक की जगह पे आंतरिक कारक था। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आंतरिक कारक, इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बाह्य कारक। देखिए, धरातल के रूप में बदलने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक कारक और एक होता है बाह्य कारक। आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, दूसरा होता है बाह्य कारक, बाह्य कारक। ठीक, देखिए आंतरिक कारक को दो भागों में बांटा गया है, जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आंतरिक कारक को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है दीर्घकालिक कारक, दूसरा होता है आकस्मिक कारक। ठीक, दीर्घकालिक में कौन कौन से आएंगे? दीर्घकालिक क्यों नाम रखा गया? क्योंकि यह तुरंत प्रभाव में नहीं आते हैं, तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसे दीर्घकालिक कारक कहते हैं। ठीक, देखिए दीर्घकालिक में दो चीजें आती हैं, एक होता है वलन, एक होता है भ्रंशन। इसके पहले वाले वीडियो में सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वलन, कैसे पर्वतों में वलन पड़ता है, कैसे भ्रंशन होता है। ठीक, भ्रंशन। आकस्मिक में क्या होता है? ज्वालामुखी तुरंत प्रभाव में आता है। 2019 आया था ना भूकंप, ज्वालामुखी। ठीक, ये सब हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग बाह्य कारक से पढ़ेंगे। ये सब आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक से क्या होता है कि हम लोग का जो पर्वत और पठार होता है, इसमें और आंतरिक कारक में हम लोग प्लेटों का प्रकार भी पढ़े हैं, कितने प्रकार का प्लेट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या होती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसे हम लोग धरातल कहते हैं। ठीक, धरातल कहते हैं। और जो धरातल की ऊपरी सतह पे जो हम लोग का आंतरिक कारक हुआ है, जैसे पर्वत का निर्माण, उसका काट छाट कटाव इसका करता है। ठीक, देखिए बाह्य कारक में हम लोग को मुख्यतः 3 हेडिंग पढ़ना है, 3 टॉपिक है। ठीक, 3 हेडिंग, एक होता है पहला और दूसरा तीसरा। पहला हो गया अपक्षय, दूसरा अपर्दन, तीसरा हो गया निक्षेपण, ठीक, अपक्षय 3 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिकी अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय। ठीक, तीसरा होता है जैविक अपक्षय। ठीक, अभी हम लोग इसको सब पूरा अध्ययन करेंगे हम लोग बढ़िया से। अब देखिए अपर्दन में क्या क्या आएगा। अपर्दन में हम लोग को मुख्यतः देखिए, अपर्दन में जल प्रवाह पढ़ना है, जल प्रपात पढ़ना है। ठीक, देखिए जल प्रवाह क्या होती है? जल प्रवाह वी आकार की घाटी बनाती है, जल प्रपात यह विसर्प नदियों का निर्माण करती है, विसर्प नदियों का, और डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक। अब हो गया भूमिगत जल, ठीक। और देखिए भूमिगत जल, हिमानी, पवन, छत्रक शिला की कैसे बना? छत्रक शिला, समुद्र लहरें,
देखिए अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय। ठीक, ऋतु और मौसम के अनुसार, ऋतु और मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार जब चट्टानें टूटती हैं, जब चट्टानें टूटती हैं, जब चट्टानें टूटती हैं तब उसे हम अपक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। किसी का दिल टूटना भी अपक्षय कहलाता है। ठीक, जैसे उदाहरण करके लिख लीजिए, इसके अपक्षय के कौन कौन से कारक हैं। अपक्षय के कारक जैसे धूप, वर्षा, कोहरा, आदमियों के हाथ यानी कि मनुष्य का हाथ, लेकिन मनुष्य का हाथ का अर्थ क्या होता है। मनुष्य जो होता है यह हम लोग का सड़कों का निर्माण करता है और सुरंग का निर्माण करता है। जैसे आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे, कहीं अगर ट्रेन को लाइन बिछाने के लिए अगर उसके पास जगह नहीं रहेगा तो क्या करेगा, पहाड़ को तोड़ करके उसमें सुरंग बना देगा और सुरंग के रास्ते ट्रेन जाएगी। तो इसी को कहते हैं सुरंग और रास्ते बनाने। ठीक, अब देखिए इसके प्रकार 3 प्रकार की होती हैं। अपक्षय के प्रकार पहला हो जाएगा भौतिकी कारक, दूसरा रासायनिक कारक, जैविक कारक। ठीक, देखिए भौतिकी कारक में क्या होती है और रासायनिक कारक में क्या होती है। भौतिकी कारक में जब चट्टानों पर धूप और वर्षा पड़ता है, यही उदाहरण है। जब धूप और वर्षा और कोहरा जब पड़ता है तो इसके जो कण होती हैं, ठंडियों के सीजन में आप देखिएगा चट्टानें या सिकुड़ने लगती हैं। जब इस पर धूप पड़ता है, ठीक, जब धूप पड़ता है तो चट्टानें यह फैलने लगती है। ऐसे ऐसे जो क्रिया कम से कम हजारों वर्षों जब हो जाएगा तो इसके जो कण होते हैं ये बिखरने लगती हैं। जब बिखरने लगती हैं तो यह अपर्दन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे हवा या समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा एक समतल एरिया में चला जाता है। ठीक, अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, दूसरा उदाहरण लालटेन का शीशा। अब लालटेन को 10 मिनट चला दीजिए, 10 मिनट तक जलाएंगे, उसके बाद से उस पर क्या करिएगा, आप पानी फेंकिएगा, पानी। ठीक, लालटेन के शीशा चलाने के बाद 10 मिनट के बाद तो उस पर पानी जब फेंकेंगे तो इसके जो शीशे हैं ये कई हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक, कई हिस्सों में टूट जाएगा। यही है भौतिकी कारक। अब देखिए रासायनिक कारक किसे कहते हैं। रासायनिक कारक में लोहा में जब जंग लग जाता है तो उसे रासायनिक कारक कहते हैं। ठीक, लोहा में जंग लगना रासायनिक क्रिया, लोहा में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक कारक है। ठीक, अब चूना ले लीजिएगा, लोहा शुद्ध लोहा है। ठीक, इसको बरसात के सीजन में बाहर रख दीजिए, इस पे 10 दिन के अंदर में इस पर जंग चढ़ जाएगा। इसी को हम लोग रासायनिक कारक कहते हैं। और देखिए दूसरा चूना लीजिएगा, चूना को पानी में जब डालेंगे तो बुदबुदा टाइप बाहर निकलता है। ठीक, उसमें से धुआं भी निकलने लगता है। यह भी रासायनिक क्रिया हो रही है। और देखिए जैविक क्रिया में क्या होती है। जैविक क्रिया में जंतुओं द्वारा और मनुष्यों द्वारा होता है, मनुष्य द्वारा। देखिए जंतु द्वारा क्या होती है। जंतु द्वारा जैसे आप चूहा ले लीजिएगा, चूहा। ठीक, चूहा का उदाहरण, चूहा आपके खेतों और आपके घरों में बिल कर देता है। जब बिल कर देता है वहाँ की मिट्टियाँ फुलफुला हो जाती है। जब फुलफुला हो जाती है तो वहाँ पे
जब बारिश होता है तो वहाँ की मिट्टियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं अपरदन के द्वारा। और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य का उदाहरण ले लीजिए। मनुष्य का उदाहरण, जब खेतों को जोतता है, ठीक, कुदाल चलाता है, तो वहाँ की मिट्टियाँ फुलफुली होने लगती हैं। जब फुलफुली हो जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं, उसी को जैविक कारक कहते हैं। अपक्षय तो खत्म हो गया, अब इसको उतार लीजिएगा। अब अपक्षय में आता है, अपक्षय के बाद अपरदन। अपरदन में सबसे ज्यादा हेडिंग है अपरदन में जल प्रपात पढ़ना है, प्रवाह जल प्रपात, प्रवाहित जल, ठीक, यह प्रवाह जल। फिर उसके बाद पढ़ना है, देखिए, जल प्रपात। अपरदन किसे कहते हैं, अपरदन किसे कहते हैं, अपरदन। उदाहरण के तौर पे, जब बरसात के सीजन में आपके खेतों में जब पानी भर जाता होगा, मेड़ों से उपचा जब बहने लगता है, तो वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वह पानी के साथ अपनी मिट्टियों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चला जाता है, ठीक। ये देखिए, कभी भी जहाँ पानी बहता है, जहाँ बहता है वहाँ पे खाली रहेगा, ठीक, जहाँ जाके वह इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, यहाँ से जा करके यहाँ तक इकट्ठा हो रहा है, इसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं, ठीक। देखिए, अब यहाँ का मिट्टियाँ पानी के साथ अपने साथ यहाँ पर ले आके इस एरिया में रख दे रही है, ठीक, इसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। अपरदन, एक स्थान की मिट्टियाँ पानी के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही अपरदन कहलाता है, ठीक। अपरदन में परिभाषा लिख लीजिए। अपरदन में जब मिट्टियाँ का आदान प्रदान होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, दूसरे स्थान पर जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपरदन। तो उसे हम लोग कहते हैं अपरदन, ठीक। अपरदन के प्रकार, अपरदन में हम लोग पढ़ेंगे जल प्रपात, ठीक, और भूमिगत जल, उसके बाद हिमानी। देखिए, जल प्रवाह क्या होती है। जल पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदियां अपने तलहटी को काट करके वह गहरा और सकरा कर देती है, तो उसे हम लोग जल प्रवाह कहते हैं। और जब सकरा कर देती है तो वह वी आकार की घाटी बना देती है। और जल प्रपात किसे कहते हैं, जल प्रपात। देखिए, जल का अर्थ होता है पानी, ठीक, जल का अर्थ होता है पानी या जल, ठीक। प्रपात का अर्थ होता है प्रपात का अर्थ होता है तेजी से गिरना। यानी कि जब ऊंचाई से कोई जल प्रपात जब हो रहा है, जब बहुत तेजी से गिर रहा है, जब कोई जल जब किसी ऊंचाई से गिर रहा है तो उसे हम लोग जल प्रपात कहते हैं, ठीक। जब यह जल प्रपात दो प्रकार की नदियां, देखिए इस चित्र द्वारा बना के समझें, ठीक। देखिए, मुलायम चट्टान होती हैं, जल प्रपात जब तेजी से गिरता है तो वह मुलायम चट्टानों को काट देता है। जब ये मुलायम चट्टानों को काट देता है, जब कठोर चट्टानों पे चला जाता है, देखिए यहाँ पे काट रही है, ठीक, ये भी चट्टान है, मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान, ठीक। जब यह मुलायम चट्टानों को काट करके जब यह पहुंचती है कठोर चट्टानों पे, तब यह कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है, तो यह पहुंच जाती है अपने समतली इलाका में।
समतली इलाका में एकदम बराबरी वाले, देखिए यहाँ पे बराबरी वाले इलाका में, ठीक। ये अब हो रहा है जलप्रपात, 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 मुलायम चट्टान। जब ये पहुंच जाती है अपने समतल वाले इलाका में तो यह कहीं जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती है, जब वहीं पे ठहरेगा जहाँ पे खाल रहेगा, ठीक। जब यह नहीं जा पाती है तो यह विसर्प, सर्पनुमा आकार, जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक। सर्पनुमा आकार की विसर्प, विसर्पनुमा आकार की नदियाँ बनाने लगती हैं, विसर्प, विसर्प आकार की नदियाँ बनाती हैं, नदियाँ बनाती हैं। जब यही नदी जब सागर के तट पर पहुंचती हैं तो यह डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, जब यह नदी आ रही है, ठीक, यहाँ से जब यह छोर पे पहुंचती है तो यह त्रिभुजनिमा आकार में बढ़ जाती है, त्रिभुजनिमा। जब त्रिभुजनिमा के आकार में बढ़ जाती है तो यह बीच में कहीं कहीं ऊंचा स्थान हो जाता है, ठीक। इसका जो मलबा उपस्थित होता है वह जम जाता है, इस कारण से यहाँ पे खाली स्थान नुमा हो जाता है, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसके चारों ओर इधर पानी रहेगा, जो इतना है यह समतल, समझ लीजिए एक हम लोग का जैसा पृथ्वी का धरातल होता है वैसे धरातल रहता है, ठीक। इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, जल प्रवाह भी समझ में आ गया होगा। जब जल प्रवाह जब अपने पर्वतीय क्षेत्रों के नदियों का एकदम तलहटी को काटता है तो वह वी आकार की नुमा बना लेता है। भूमिगत जल, अब भूमिगत जल किसे कहते हैं, भूमिगत जल। देखिए जब पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानें हमेशा खनिज तत्वों से बना रहता है, पर्वतीय इलाकों में, पर्वत क्षेत्रों में चट्टानें देखिए जलप्रपात का उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण, इसको बुला गए लिखवाना। जलप्रपात का उदाहरण सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, दक्षिणी अमेरिका का वेनेजुएला में एंजल नामक जलप्रपात, ठीक। देखिए दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला एंजल, ठीक। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला एक जगह है जहाँ पे एंजल, जैसा हम लोग का पूरा भारत है, भारत के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर जिला है, तो जिले के अंदर जिस जगह पर होगा, जिले के अंदर जिस क्षेत्र में होगा उसी का नाम क्या एंजेला रखा गया, ठीक। दूसरा उदाहरण अपने भारत में भारत का उदाहरण, जलप्रपात की भारत उदाहरण, जलप्रपात भारत में पहला नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी कपिलधारा, नर्मदा नदी पे कपिलधारा बहता है, जलप्रपात होता है। कपिलधारा पर जलप्रपात होता है, प्रपात होता है। दूसरा आपका कावेरी नदी पर शिव समुद्रम का जलप्रपात है, ठीक। कावेरी नदी हो गया, अब नर्मदा नदी हो गया। दूसरा इतना रहने दीजिए, एक और लिख लीजिए, शरावती नदी पर जोग नामक जलप्रपात है,
ठीक, आपको प्रश्न कैसे पूछेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक, कहेगा नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कपिल धारा कि शिव समुद्रम की जोग। तो आपको जो नर्मदा नदी पे जो कपिल धारा है इस पे ट्रिक मारना पड़ेगा। कावेरी नदी पर क्या देगा, किसी, देखिए क्वेश्चन जो होता है वो आज सब बराबर ही होता है लेकिन उसको हेर फेर करके पूछता है, ठीक। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम उपस्थित है जलप्रपात, लेकिन उसमें दे देगा जो उपस्थित है कि कपिल धारा, तो जो सही रहेगा उस पर ट्रिक मारना पड़ेगा। पूछेगा शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा जो, ठीक। अब देखिए भूमिगत जल क्या होता है। भूमिगत जल, जब पर्वतीय इलाका में चट्टानों में खनिज पदार्थ पाया जाता है, चूने की अधिकता सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक। देखिए भूमिगत चट्टान है, चट्टान बना लीजिए आप। पर्वतीय इलाका में भूमिगत जल के जाने से ही सुरंग बनता है या गुफा बनता है, ठीक। पहाड़ी इलाका में गुफा और सुरंग सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां पर का जो चट्टाने हैं वह उसमें पाया जाता है आपका कैल्शियम, क्या कहते हैं, चूना। जब ये बारिश के सीजन में जब ये पिघलता है, मैंने जब देखिए ठीक, बारिश के सीजन में जब यह पृथ्वी में पहाड़ी क्षेत्रों में जब यह चट्टानों पे जब बारिश होती है तो यह कुछ चट्टानें नीचे चली जाती है, ठीक। जब चट्टान मैंने पानी कुछ नीचे चली जाती है, जब ये चली जाती है तो ये चूना का जो तत्व है यह घुल करके एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है। जब दूसरे स्थान में चली जाती है तो यहाँ पे सुरंग बन जाता है। जब ये सुरंग बन जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं गुफा, ठीक। देखिए जब यह चूना यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो ये जो चूना जब इकट्ठा हो रहा है तो इसे हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट, ठीक। जब स्टैलेक्टाइट जाएगा ना तो यहाँ पे नीचे का भाग एकदम चौड़ा हो जाता है, ठीक। जब चौड़ा हो जाता है तो यहाँ पे खंबे नुमा एक आधार बन जाता है। जब एक खंबे नुमा आधार बन जाता है इसे हम लोग कहते हैं हेलेक्टाइट, ठीक। यह क्रिया होती है भूमिगत जल में। अब हिमानी क्या होता है, हिमानी में जब ग्लेशियर बनता कैसे है, ठीक। ग्लेशियर हमारे पर्वतीय इलाका जहाँ पे पर्वत होती है वहाँ पे 0 डिग्री होता है, ठीक। पर्वतीय इलाका जब ऊपर जाएंगे पर्वतों के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक। देखिए पर्वत हम बना रहे हैं, ठीक। पर्वत देखिए यहाँ पे होती है 0 डिग्री सेल्सियस। ठंडियों में यह 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक जाती है सिर्फ, गर्मियों में, ठीक। 1-2 डिग्री सेल्सियस गर्मियों कब जाएगी, जून के महीने और जून जुलाई अगस्त के महीने में, ठीक। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस 0 से भी कम होता है ऊपरी इलाका में। अब देखिए हमारा पृथ्वी एक उत्तरी गोलार्ध है, ठीक। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक। विश्वत रेखी है, एक कर्क रेखा है, क्यों 0 डिग्री होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे मकर रेखा सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा तक आती है, ठीक। जब सूर्य यहाँ से यहाँ तक आती है इतना इलाका में सबसे ज्यादा धूप पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी होता है, ठीक। इतने आपका जो उत्तरी, ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होता है इस इलाके और इस इलाके में। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे
जैसे जैसे आप इधर जाएंगे उतना ठंडी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ से, ठीक, वैसे ही तापमान में कमी होती जाएगी। जब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होती है, जब समुद्रों द्वारा और स्थल द्वारा जब वाष्पीकरण होता है, ठीक, जब वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण बादलों से होता है, जब बादलों में जब वाष्पीकरण हो जाता है तो यह बादल जाता है पहाड़ों से टकराता है। जब यह पहाड़ों से टकराता है तो यहाँ पे जो जल इकट्ठा रहता है इस बादल में, वह इसी में फंस जाता है और यहीं पे बारिश कर देता है। जब बारिश कर देता है तो यहाँ का पूरा पानी यहीं पे उतर जाता है, यह बर्फ हमेशा जमता रहता है। अब कुछ जो यहाँ से जो जलप्रपात होता है, कुछ यहाँ से भी पानी वाष्पीकरण होते हुए यहाँ पे चला जाता है, इसलिए यहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता है, ठीक। जब पहाड़ों पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ पे बर्फ हमेशा जमा रहता है। जब वो बर्फ टुकड़ों में जब टूट जाता है, जब बर्फ कई टुकड़ों में टूट जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं हिमस्खलन, ठीक। एक बार और बना लेते हैं चित्र, ठीक। बर्फ, देखिए बर्फ जब यह इतने में से भागों में जब टूटता है तो यह हिमस्खलन होता है। जब हिमस्खलन होता है तो वहाँ का जो एरिया रहता है, जो चट्टान रहता है, हिमस्खलन होने के बाद जो चट्टान मुलायम चट्टानों को काट देती है तो वहाँ पर यू नामक आकार की घाटी बना देती है। हिमालय परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा, जब पर्वतों पर जब बहुत बड़ा हिमस्खलन होता है तो हिमस्खलन होते समय जिस हिमस्खलन होता है, जिस चट्टान पे होता है और करिए और उस समय होते हैं, उस समय जिस चट्टान पे हिमस्खलन होता है, वह चट्टान टूटकर गहरा गड्ढा और घाटी का निर्माण करता है, ठीक। अब देखिए जो घाटी है वह यू आकार की नामक की घाटी होती है, यू आकार नुमा घाटी होती है। यूपीएससी में वह प्रश्न पूछा था, यह होती है, यूपीएससी में पूछा था यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है, तो उसमें ऑप्शन दिया था कई तरह, ठीक। आप दीजिएगा हिमस्खलन द्वारा, हिमानी द्वारा या हिमस्खलन द्वारा, ठीक। किसके द्वारा होती है? हिमस्खलन द्वारा। यूपीएससी में वह प्रश्न उठाया भी है, यूपीएससी। देखिए हिमानी हो गया, अब हिमानी के बाद पवन। पवन जहाँ पे मरुस्थलीय भाग होती है, ठीक, मरुस्थलीय भागों में हमेशा बालू वहाँ पे पाया जाता है, मरुस्थलीय बालू पाया जाता है, ठीक। बहुत बड़ा चट्टान है, ठीक। यहाँ पे मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पे बालू का ढेर बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक। जब हवा बहती है तो यहाँ का जो कण होता है, जो बालू होता है, वह मुलायम चट्टानों पे जाके या चट्टानों से टकराती है। जब यह चट्टानों से टकराती है तो उसे कुरेदती है। कुछ वर्षों के बाद यह चट्टान टूट जाता है। जब यह चट्टान टूट जाता है, ठीक, तो वहाँ का समतल एरिया बना देता है। इसे कुरेद करके यह समतल एरिया बना देता है पवन। तो उसी को हम लोग कहते हैं पवन अपरदन, हवा अपरदन, ठीक, पवन अपरदन। देखिए छत्रक शिला का निर्माण कैसे होता है। छत्रक
क्षत्रक शिला का निर्माण है, क्षत्रक शिला का निर्माण है। ठीक, देखिए क्षत्रक शिला का निर्माण होता है बहुत, जैसे पवन द्वारा एक चट्टान बनाया गया था, देखिए ठीक, इसे दो भागों में तोड़ लीजिए, दो भागों में। पृथ्वी है, धरातल, पृथ्वी धरातल, धरातल। ठीक, देखिए एक कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान, यह मुलायम चट्टान है, मुलायम चट्टान। ठीक, यह क्षत्रक शिला कहाँ पे बनता है? मरुस्थलीय भागों में बनता है, मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय भागों में, भागों में बनता है। ठीक, जब यहाँ का बालू, जो बालू होता है, जो खंड होता है, यह जा करके मुलायम चट्टानों से टकराता है। अब कठोर चट्टान से टकराए तो कठोर चट्टान थोड़ी टूटेगा, हमेशा मुलायम चट्टान ही जल्दी टूट जाता है। जब मुलायम चट्टान जब टूट जाता है हवा के द्वारा और कण के द्वारा, जब चट्टाने, जब मुलायम चट्टाने टूट जाता है तो यह इसका आकार, इसका आकार, इसका आकार, इसका आकार इसका आकार ऐसे बना लेता है। ठीक, देखिए छाती नुमा है ना, छाती नुमा, छाती नुमा, धरातल, धरातल, मुलायम चट्टान कट करके इतना आधा हो गया, देखिए यहाँ पे बराबर है, यहाँ पर कट करके एकदम पतला हो गया, इसे हम लोग कहते हैं छाता नुमा, इसलिए इसे क्षत्रशिला कहते हैं। ठीक, देखिए समुद्र लहरी, समुद्र लहरी किसे कहते हैं? लास्ट हेडिंग है, समुद्र लहरी। समुद्र लहरी, समुद्र लहरी है, समुद्र लहरी, समुद्र लहरी, लहरी। ठीक, समुद्र लहरी क्या होती हैं? जब समुद्र लहरी, जब समुद्र लहरें जब धरातल के तट पर टकराती हैं तो वह कुछ मिट्टियां अपने साथ वापस लेके चली जाती हैं, और कुछ मिट्टियां जब यह लहर अपने उधर जाती है, ठीक, जब अपने अंदर जाती है तो मिट्टियों को अपने साथ लेके चली जाती है, तो वह जहाँ खाली स्थान रहेगा वहाँ से यहाँ तक ले जाती है, तो वहाँ पे बीच बन जाता है, जिसे आज हम लोग कहते हैं मुंबई का, जिसे हम लोग कहते हैं मुंबई का जुहू बीच। ठीक, और एक चेन्नई में है मरीना बीच। ठीक, देखिए जब समुद्र लहरें, परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा, जब समुद्र की लहरें, पृथ्वी